हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम आप लोग का फिज़िक्स का प्रकाश का अपवर्तन को आगे पढ़ेंगे। उसमें हम कांच की स्लैब में से अपवर्तन कैसे होता है उसको समझेंगे और हम अपना प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है उसको स्टडी करेंगे और उसके साथ उससे रिलेटेड जो हमें टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि कैसे हम उन डेफिनेशंस को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रकाश का अपवर्तन तो आपको पता चल गया था कि कोई रे आई, इंसिडेंट रे, वो आगे जाने के बजाय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है उसका। ये आपने पढ़ लिया था कि लंब की तरफ मुड़ती है या लंब से दूर चली जाती है, वो सब हमने स्टडी किया था। अब अगर आपको थोड़ा याद नहीं है तो आप अपना प्रीवियस लेक्चर अपवर्तन वाला उसको देखेंगे, तभी आपको आगे ये समझ में आएगा। ठीक है, हमारा सबसे पहला आज टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। कांच की स्लैब से देखते हैं पहले। कांच की स्लैब। अभी तक हमने जो अपवर्तन स्टडी किया था वो हमने देखा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई या फिर डेंसर से रेयरर में या रेयरर से डेंसर में, ये हमने स्टडी किया था। अब कांच का स्लैब में हम क्या स्टडी करेंगे, रेयरर टू डेंसर, और एक ही उसी में डेंसर टू रेयरर कैसे, एक ही केस में हम उसको स्टडी करेंगे। कांच का स्लैब मतलब हमारा, जैसे मान लीजिए ये है एक कांच का स्लैब। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक कांच का स्लैब है। ये इसमें से ये पारदर्शी है, इसमें से हमें लाइट दिखती है। अभी सबसे पहले हमने क्या करते थे, अपवर्तन के लिए हमको एक इंसिडेंट रे चाहिए, ये आ गई इंसिडेंट रे। ठीक, उसके बाद हम क्या करें, अभिलंब खींचा था, ये अभिलंब। इसके बाद हमने जब हवा से कांच में जा रहे हैं, ये क्या है, ये था एयर, और ये है हमारा ग्लास। ये है रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। ये आप अच्छे से जानते हो। अब ये गया रेयरर टू डेंसर, क्या हुआ, जाना था इसको ऐसे, ये जाना था ना, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ये आपकी मान लीजिए ए बी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। उसके बाद ये बी सी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, इसका अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये यहाँ तक पहले देखते हैं। ये रिफ्रैक्शन क्यों हुआ था, हमने समझा था क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लो स्पीड है एज़ कंपेयर टू मीडियम्स को। जब कंपेयर कर रहे हैं टू मीडियम्स को, ये एयर में हाई स्पीड है और ग्लास का स्पीड होता है लो, तो इसलिए ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, कहाँ बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। बेटी कैसे होता है ये, क्यों, हाई स्पीड, ये आपको लर्न करना है। देखो, हाई स्पीड से अगर जा रहा है लो स्पीड पे, ये आप ट्रेवल कर रहे हो हाई स्पीड से लो स्पीड, तो आपका जो रे है बेंड हो जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइट शॉर्टकट डिस्टेंस लेती है। जब हाई स्पीड से लो स्पीड में जा रहा है, क्या है हमारा स्पीड का रिलेशन, क्या है हमारा जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारी जो लाइट है ना वो बड़ी पंक्चुअल है, उसको टाइम की बहुत फिक्र है, वो टाइम पे बहुत उसको पहुंचना है, टाइम से पहले नहीं पहुंचना, टाइम से ज़्यादा लेट नहीं होना है, तो एक टाइम पे ही उसको पहुंचना है। तो टाइम चेंज नहीं होगा, स्पीड हमारा पता है हमको इतना होता है, तो क्या चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा ना, डिस्टेंस चेंज होगा। तो डिस्टेंस कैसे, ये था यहाँ से ओरिजिनल इसका पाथ था, लेकिन इसने शॉर्टकट ले लिया क्योंकि इसको टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि हाई स्पीड से जब लो स्पीड में गया तो इसका जो है ये स्पीड कम हो गया। स्पीड कम होने से क्या हो जाएगा, इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा,
लेकिन ये तो है पंक्चुअल, तो ये अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट ले लेता है। तो इसने शॉर्टकट कैसे लेगा? अगर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है बेटे, ये हो गया। ये आपको हाई स्पीड से लो स्पीड में जब जाता है अपना लाइट, तो बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल। हाई स्पीड मतलब आपका रेयर मीडियम, और लो स्पीड मतलब डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब ट्रेवल करती है लाइट, तो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और अब यहाँ तक आपको पता चल गया, लाइट इंसिडेंट रे आई, ए बी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से बी सी आपका रिफ्रैक्टेड अपवर्तन हो गया। अब ये फिर ये डेंसर मीडियम और इधर फिर से एयर। अब क्या होगा? ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी, मतलब लो स्पीड से हाई स्पीड जाएगी। अब क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड अगर बढ़ जाएगी उसकी, तो उसको कम टाइम लगेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन लाइट को जल्दी पहुंचना ही नहीं है, वो तो बहुत पंक्चुअल है। तो वो क्या करेगा? डिस्टेंस लॉन्ग रूट ले लेगा। वो यहाँ पे अब लॉन्ग रूट लेगा जब उसको डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना है। यहाँ पे आपको फिर से अपना अभिलंब खींचना पड़ेगा। जब भी हमको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रिफ्लेक्शन शो करना होता है, तो हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। नॉर्मल हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था ना। ये देखिए, ओरिजिनल पाथ को हम ऐसे डॉटेड लाइन से करा, लेकिन ये डेंसर टू रेयरर जा रही है, मतलब लो स्पीड से हाई स्पीड जाना है इसको। मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाएगा, तो जो रे है कैसे होती है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर भाग जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जाना यहाँ पे था, लेकिन ये यहाँ पे चली गई। इसका नाम आप सी डी रख दो। ठीक है बेटे, यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा कैसे। यहाँ पे हमने लो स्पीड, ये आपको लर्न करना है। रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर देन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्यों, कैसे, मतलब कैसे याद रखेंगे? चलिए ऐसे करते हैं कि आज हम सोचते हैं कि हम किसी पिकनिक पे जा रहे हैं। चलिए पिकनिक पे एक बस में बैठ के सब लोग बैठते हैं, चलते हैं। हम लोग को जाना है, ये हम जा रहे हैं, ये मान लीजिए ये हमारा हाईवे है और हम जा रहे हैं। ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं, तो हाई स्पीड से जा रहे हैं हम, बहुत तेज़ चले जा रहे हैं, चली जा रही है हमारी बस। हम बड़े खुश हैं सब लोग, अरे वाह तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग आ गया, तो ट्रैफिक आ गया, और हमको स्लो होना पड़ा। स्लो होना पड़ेगा तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, हम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम इसी रूट को फॉलो करते हैं। तो हमारे ड्राइवर साहब बोलते हैं कि ये इधर से एक ना शॉर्टकट है, वो लेंगे ना तो हम टाइम पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा कम होगा। तो वो अपना शॉर्टकट लेके हमें टाइम पे पहुंचा देते हैं। यही लाइट करती है, उसको जाना है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक मतलब स्पीड स्लो हो जाता है, तो वो शॉर्टकट ले लेती है। क्लियर बेटे? क्यों? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे ही जब हम ये ट्रैफिक में से निकल गए, ट्रैफिक क्रॉस हो गया, आगे फिर से रोड है, फिर से हाईवे आ गया, बहुत अच्छा, कोई ट्रैफिक नहीं, फिर से हमारी स्पीड जो है एकदम बढ़ गई। अब हम किसी म्यूज़ियम पे जा रहे थे, लेकिन म्यूज़ियम का ओपनिंग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे हम, अगर ये रूट फॉलो करेंगे तो पहले पहुंच जाएंगे, तो हमें परेशानी होगी। तो ड्राइवर साहब कहते हैं कि पहले पहुंचने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा लॉन्ग रूट ले लेते हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेंगे। तो वही यहाँ पे होता है, ये इसको लो स्पीड से हाई स्पीड पे आने पे टाइम सेव करने के लिए, ये टाइम सेम रखने के लिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ बेटे आपको याद रखनी है, बेंड्स टूवर्ड्स, बेंड्स अवे कब होता है। ओके बच्चे, ठीक है। इसके बाद हमको अभी करना है
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। पहले इसको देखो एक बार, हम इसको साफ करते हैं फिर पार्श्विक विस्थापन करते हैं। जी बच्चों, पार्श्विक विस्थापन आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। जब बेटे आपने कांच की स्लैब, अभी हमने जैसे देखा था, ये आपने कांच की स्लैब को स्टडी किया, इसका अपवर्तन देखा, यहाँ से आपने देखा एक रे आई, ये आपका नॉर्मल था, ये बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से अपवर्तन हुआ, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ठीक है, हमने इसका नाम ए बी सी डी रखा। आपने देखा ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, सबको पता है। बी सी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये भी पता है। अब यहाँ पे एक और जो सी डी है हमें मिली रेखा, ये कौन सी, इसका क्या नाम है, ये इमर्जेंट रे है, बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है, तो इसको कहते हैं निर्गत किरण, इसका नाम है निर्गत किरण। सी डी जो है बाहर आने वाली, इसका नाम है निर्गत किरण या फिर इमर्जेंट रे। ठीक है, ये इमर्जेंट रे है आपकी। ओके, तो अभी जो है पार्श्विक विस्थापन से हमारा क्या मतलब है, देखिए किसी कांच की स्लैब से, ये कांच की स्लैब, निर्गत होने वाली किरण, ये निर्गत होने वाली किरण, बाहर आने वाली किरण, तथा आपतित किरण, ये आपतित किरण है, के मूल रास्ते के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या मतलब, ये अगर कांच का स्लैब नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे कांच का स्लैब नहीं है, तो आपकी जो किरण है वो कैसे जाती, उसका ओरिजिनल मूल जो है वो यहाँ से जाती, ये होता उसका डायरेक्शन। अगर कांच का स्लैब नहीं होता, आपतित किरण ऐसे आती और ऐसे चली जाती, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये गई, तो ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन। मूल रास्ता इसका के बीच की लांबिक दूरी, अब ये है निर्गत किरण और ये थी आपतित किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी जो है उसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। याद हो जाएगा बेटे, ये आपकी आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत होने वाली किरण तथा आपतित किरण के मूल रास्ते के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स क्या, आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, शिफ्ट आया है, ये शिफ्ट हो गया, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है और ये फिगर आपको साथ में बना के दिखानी है, तो आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, आप डायग्राम से ही इसको लर्न कर सकते हो। आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है, किसी कांच की स्लैब से निर्गत होने वाली किरण तथा आपतित किरण के मूल रास्ते के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक बेटे, यहाँ तक क्लियर। अभी ये देखो, यहाँ पे आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पार्श्विक विस्थापन में आपको बस इतना ही बताना है, डेफिनेशन और ये फिगर आपको ओरिजिनल रे दिखानी है और ये निर्गत रे आपको बताना है कि ये निर्गत रे है, तो आप लिख दोगे सी डी इज़ निर्गत रे एंड ए बी इज़ आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब आगे की इन्फॉर्मेशन, आपतन कोण आपको पता है, आपतन कोण पता है आपको, रिफ्रैक्टेड कोण पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। अब ये जो निर्गत किरण है ये भी तो लंब के साथ कोई एंगल बना रही है ना, बना रही है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और आप इसको बोलोगे निर्गत कोण, निर्गत कोण। इसको डिनोट करते हैं ई से, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ निर्गत कोण का डेफिनेशन क्या हो गया, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक बेटे, अब ये डायग्राम में फिर से देखो, ये आई और ई में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, आई और ई में देखो तो पैरेलल लाइंस हैं,
ट्रांसवर्सल एक्सिस उसको कट कर रही है, आपने मैथ्स में करा है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आपके, ये आपने बहुत अच्छे से मैथ्स में भी स्टडी किया है। तो ये हमारी कांच की स्लैब में क्या होता है, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, कांच की स्लैब का अच्छे से आप समझ गए हैं क्या क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, निर्गत किरण क्या होती है, निर्गत कोण क्या होता है, आपतन कोण और निर्गत कोण में रिलेशन क्या है। क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे अपना प्रिज्म। अब हम प्रिज्म को देखेंगे। प्रिज्म बेटे आपने पहले भी पढ़ा है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। कैसे, ये इसमें आइडेंटिकल एंड्स होते हैं और फ्लैट सरफेसेस होते हैं। 3 डायमेंशनल को बोर्ड पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स हैं और फ्लैट सरफेस है। आपने प्रिज्म अच्छे से समझा होगा, मैथ्स में भी इसके सम्स किए होंगे। तो 3 इसमें फ्लैट सरफेस होते हैं और 2 आइडेंटिकल एंड्स होते हैं, पैरेलल एंड्स। ये ट्रायंगल्स पैरेलल हैं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमको बोर्ड पे इसमें अब इसका रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो हम सिर्फ इसका ट्रायंगुलर पार्ट लेंगे, जस्ट एक ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये इसका पारदर्शी पार्ट है, इसमें से जो लाइट जाती है वो रिफ्रैक्ट होती है। तो 3 डायमेंशनल में इसको दिखाना ब्लैक बोर्ड पे ईजी नहीं होता, इसलिए हम इसका ट्रायंगल शेप लेके आपको इसका अपवर्तन बताएंगे। तो देखिए कैसे होगा। आपका प्रिज्म का हमने ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का जस्ट आगे वाला पोर्शन ले लिया। आपको पता है कि इसके पीछे भी ट्रायंगल है और इसमें 3 रेक्टेंगल्स बनती हैं। ठीक, अभी ये आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। प्रिज्म क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 2 आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स होते हैं और 3 इसके सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमने ट्रायंगल ले ली। अब आपको क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म से अपवर्तन को दिखाना है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म हमको मिल गया। सबसे पहले तो आपको इंसिडेंट रे लेनी है। ये एक इंसिडेंट रे आ गई। रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा हमको इंसिडेंट रे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, इसका नाम रख दीजिए PQ, यहाँ पे Q रख देते हैं। इंसिडेंट रे के बाद हमको अभिलंब खींचना पड़ता है। अभिलंब ये वाली साइड को परपेंडिकुलर, ओके, ये परपेंडिकुलर बन गया इस साइड का। अब ये था एयर, मतलब रेयरर मीडियम, ये है ग्लास, ग्लास का बना हुआ है ना बेटे, ये है ग्लास मतलब डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे क्या होना है, रिफ्रैक्शन होना है। रेयरर टू डेंसर में जाने पे जो रे है वो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। ओरिजिनल इसका पाथ क्या होता, ये जाती ऐसे, लेकिन इसको बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये चली गई ऐसे। ठीक बेटे, ये जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। ये डॉटेड लाइन इसका ओरिजिनल पाथ शो कर रहे हैं हम, और ये रिफ्रैक्टेड QR आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। PQ इंसिडेंट रे सबको पता है, QR रेयरर टू डेंसर गई, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। अभी फिर से यहाँ पे ग्लास से हवा में आना है, मतलब डेंसर से रेयरर में आना है। यहाँ पे फिर से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि आपकी साइड को। अब क्या करना है, जाना था इसको ऐसे, ये इसका मतलब ओरिजिनल पाथ ये बन रहा है, लेकिन ये डेंसर टू रेयरर जा रही है।
लो स्पीड टू हाई स्पीड जा रही है, लो स्पीड से हाई स्पीड जाएगी लाइट तो लॉन्ग रूट लेगी, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लॉन्ग रूट लेने वाली है। लॉन्ग रूट मतलब नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ से दूर हो गई, अगर इधर जाती तो नॉर्मल की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे हमने नाम रखा आर, यहाँ पे रख देते हैं एस। अब बेटे आप इन सब किरणों के नाम बता सकते हैं ना, अब तो सबको पता चल गया है। पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, आर एस कौन सी है, इमर्जेंट रे, आपका क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। लिख सकते हैं ना, आपतित किरण आपकी कौन सी है, आपतित किरण हो गई आपकी पी क्यू, और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण वो हो गई आपकी क्यू आर। उसके बाद निर्गत किरण, निर्गत किरण हो गई आपकी आर एस। सबके नाम मिल गए हमको, ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है रेयरर टू डेंसर, डेंसर कौन सा है, रेयरर कौन सा है, इतना आप समझ चुके हो किसमें हाई स्पीड है किसमें लो स्पीड है। ये आपने शो कर दिया, अगर उसने बोला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को दिखाओ, आपने दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको पता है ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, ये यहाँ तक आप सारा कुछ इसमें समझ गए हो। अब जो क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको वो आता है विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण की परिभाषा बतानी है, विचलन कोण के बारे में बताना। तो विचलन कोण को अब हम समझेंगे कि क्या होता है। ये आपने रिफ्रैक्शन को समझ लिया अच्छे से, इसको एक बार साफ करते दोबारा से बनाते हैं ताकि विचलन कोण को अच्छे से आप समझ सको। हाँ जी बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है विचलन कोण क्या होता है। तो आपने ये प्रिज्म बना दिया, ठीक है, उसके बाद आपने दिखा देना है ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ से आप देख रहे हो ये आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये आपका इंसिडेंट रे। उसके बाद ये नॉर्मल से जब हो गई तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये जब बाहर निकली तो ये बन गई इमर्जेंट रे। ये यहाँ तक आपको पता है। अब विचलन कोण के लिए हमको क्या करना है, ये जो आपतित किरण थी इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। निर्गत किरण को भी एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक एंगल मिला, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, ये इसका नाम रखते हैं डी, क्योंकि इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। ये विचलन हो गया अपनी इनका रेखाओं का विचलन हो गया कितने डिग्री से, वो ही इसका नाम एंगल ऑफ डेविएशन रखते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो विचलन कोण क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। लिख लेंगे आप, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण, विचलन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एंगल डी से। एंगल डी इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ फिर विचलन कोण। अब बच्चे आप लोग आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे कि कांच की स्लैब से हमारा रिफ्रैक्शन कैसे हुआ और हमारे प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कैसे हुआ। आपको ये अच्छे से दोनों डायग्राम्स को बना के देखना है और बिना देखे बनाना है अपने आप, और आपको वो लर्न करना है रेयरर टू डेंसर जाने पे कहाँ पे लाइट जा रही है और डेंसर टू रेयरर जाने पे। और आप अपना रेयरर डेंसर को हिंदी में अगर आपको लर्न करना है, अगर आप इंग्लिश में भी लिखोगे तो भी वेल एंड गुड, आपको कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे।
तो ये आपको फिर उसके बाद आपको पार्श्विक विस्थापन पूछा जाता है, तो भी आपको कांच की स्लैब का पूरा डायग्राम बना के शो करना है कि आपका क्या मतलब है पार्श्विक विस्थापन से। और अगर विचलन कोण पूछा जाता है तो भी आपको प्रिज्म में पहले ये सारी डायग्राम अपनी बनानी है, रेज बनानी है, तब आपको बताना है कि कौन सी रे के बीच में बना हुआ कोण आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अच्छे से करिए और खूब मेहनत करिए ताकि आपको अच्छे से फ्यूचर में सब कुछ अच्छा मिले। थैंक यू बच्चों।